तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर जुंटी जब वो हेवनली कोड आता है तो वो उन लोगों को आकर बताता है कि रेड लोटस अपीयर होने वाला है, जिसके जरिए शूरा क्लान वो अपने एक एंसेस्टर को रिवाइव करने वाला है। अगर वो दोबारा से जिंदा हो गया तो फिर हेवन एंड अर्थ पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही खूंखार है और हर तरफ तबाही मचाएगा। ये सुनने के बाद चेंग शाओ वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि आखिर मास्टर जुंटी हमारी फेवर में क्यों बात कर रहे हैं और उन्हें कब से हमारी परवाह होने लगी। मगर फिर भी जेड इंपरर के कहने पर वो लोग रेड लोटस की तलाश में निकल पड़ते हैं और जब उन्हें रेड लोटस कहीं भी नहीं मिलता तो फिर चेंग शाओ फौरन से टावर ऑफ रीइंकार्नेशन में जाकर पता लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर डी टिंग मौजूद होता है जो कि हर एक की आवाज को सुनकर पता लगा सकता है कि वो रेड लोटस कहां पर है। इतने में फिर वहां पर जी टाओइज्म और चेन टाओइज्म दोनों ही आ पहुंचते हैं और वो दोनों ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मास्टर श्वांडू वहां पर आता है और वो उन लोगों को शुरू में तो काफी डांटता है और फिर उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि तुम लोगों को चेंग शाओ का साथ देना है, ना कि एक दूसरे से लड़ना है। तुम तीनों के तीनों टाओइज्म्स आपस में एक फैमिली हो, मगर इन तीन टाओइज्म्स में से सिर्फ दो टाओइज्म्स ऐसे हैं जिनमें आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम लोगों को लगता है कि शायद मैं तुम लोगों को अपना डिसाइपल बनाऊंगा और इसी बात की वजह से तुम लोग एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हो, मगर मैं जानता हूँ ये हरकत किसकी है। ये कहने के बाद वो वहां पे मौजूद कुछ डिसाइपल्स को बांध देता है और कहता है कि ये वो लोग हैं जो कि हमेशा से इस इशू को ट्रिगर करते हैं और दोनों टाओइज्म्स के बीच में नफरत पैदा करते हैं। ये कहने के बाद वो चेंग शाओ से कहता है कि प्लीज अब खड़े हो जाओ और आकर इन लोगों को बताओ कि रेड लोटस के बारे में तुमने क्या प्लान बनाया है। तो चेंग शाओ कहता है कि इस मैटर को रिजॉल्व करना बहुत आसान है, बस तीनों टाओइज्म्स अगर हमारे साथ मिलकर रेड लोटस को ढूंढने की कोशिश करें तो वो जल्दी मिल जाएगा। अगर तीनों टाओइज्म्स के मास्टर वो मेरी बात से सहमत हैं तो वो लोग मेरा साथ दे सकते हैं। अगर उन लोगों को मेरी ये बात पसंद नहीं आई तो फिर वो लोग चाहे तो मेरा साथ ना दें, मगर ये बात याद रखें कि जब वो एंसेस्टर पैदा होगा तो वो सबके लिए तबाही लेकर आएगा और मैं अकेला ही होऊंगा जो कि उस रेड लोटस को ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो चेन टाओइज्म का मास्टर कहता है कि हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग इस मैटर में वाटर गॉड को लीड करने दें, क्योंकि वो वैसे भी मैटर्स को रिजॉल्व करने में काफी समझदार है। और डुओ बाओ भी कहता है कि मास्टर श्वांडू इस मैटर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, तो मुझे लगता है कि ये मैटर उन लोगों के पास ही होना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि हम लोग चेंग शाओ को लीड देंगे और इस मैटर में वो हम लोगों को गाइड करेगा और हम लोग उसकी ही अंडर में रहकर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। ये सुनकर वो सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर मास्टर श्वांडू उन लोगों से कहता है कि चलो आज से मैं तुम लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। वो उन तीनों के तीनों टाओइज्म्स के बीच में मौजूद आर्ग्यू को ही खत्म कर देता है और कहता है कि आज से तुम तीनों के तीनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो, ना कोई किसी से बढ़कर है ना कोई किसी से कमतर है। और मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ कभी भी लड़ाई की तो फिर मैं तुम लोगों का कभी भी साथ नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस एग्रीमेंट में साइन करो और एक दूसरे से ना लड़ने की कसम खाओ। इतना कहने के बाद तीनों के तीनों टाओइज्म्स एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो लोग कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ये सुनकर चेंग शाओ खुश होता है और दूसरी तरफ हम डी जेंग को देखते हैं, वो भी मास्टर श्वांडू के फैसले से काफी मुतमईन दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर जी टाओइज्म का मास्टर और चेन टाओइज्म का मास्टर दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अपनी नाराजगियां हमेशा के लिए भुला देते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चेंग शाओ की एक इनकारनेशन वो शाओ जिन के साथ उड़ते हुए ब्लड सी के ऊपर सर्चिंग कर रही होती है, तो अचानक से एक स्पीयर बहुत ही तेजी से उसके पीछे आता है और जोर से उसे आकर हिट कर जाता है, जिसकी वजह से चेंग शाओ की वो इनकारनेशन बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होती है। ये देखकर शाओ जिन भी हैरान हो गया था और पेपर इनकारनेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका असर चेंग शाओ की रियल बॉडी पर भी होता है। और दूसरी तरफ शाओ जिन देखता है कि वाटर गॉड वो सीधा नीचे पानी में जा रहा है, तो वो उसे पकड़ने के लिए फौरन से नीचे की तरफ जाता है, तो वो स्पीयर सीधा उसी की तरफ जाता है, मगर शाओ जिन उस स्पीयर को पकड़कर दूसरी तरफ थ्रो कर देता है और चेंग शाओ वो सीधा जाकर पानी में गिरता है। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर एक और वॉरियर अपीयर होता है जिसका वो स्पीयर था और हमें उस स्पीयर के बारे में बताया जाता है कि जब डीमन एंसेस्टर ने ड्रैगन, फिनिक्स और विच क्लान के लोगों को आपस में भड़काकर उनके बीच में जंग छेड़ी थी, तो उस वक्त उस जंग के बीच में निसुई को किसी ने इसी स्पीयर के जरिए मार डाला था। मगर उसके बाद से फिर हेवन डाउन ने खुद से एक्शन लिया और उस शख्स को मार दिया जिसके हाथ में वो स्पीयर था और उसके बाद से वो स्पीयर हमेशा के लिए गायब हो गया था। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि चेंग शाओ वो पानी में नीचे गहराई की तरफ जा रहा होता है, मगर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके सामने फेरी यून शाओ है और वो काफी उदास है और चेंग शाओ को ही लेटर लिख रही है और उससे कहती है कि जब भी तुम उदास हो या फिर किसी मुसीबत में हो तो फिर अपनी वो पर्सनल फीलिंग्स
मेरे साथ जरूर शेयर करना। और उस रेड लोटस को ढूंढने के लिए मैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स को सबको तुम्हारी तरफ भेज रही हूँ ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि चेंग शाओ के सीक्रेट स्पेस के अंदर मौजूद वो मिरर्स वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि वो स्पीयर उसकी बॉडी के आर पार हो चुका होता है और उसका हार्ट काफी जोर जोर से धड़कने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग शाओ की रियल बॉडी भी उस स्पीयर के कांटेक्ट में आती है, उस पर भी उस स्पीयर का बिल्कुल सेम वैसा ही असर होता है। ये देखकर सारे ही लोग बिल्कुल हैरान रह गए थे और वो लोग चेंग शाओ को पकड़ने के लिए फौरन से उसके पास आते हैं और मास्टर शुआन-डू उसे फौरन से संभाल लेता है और वो लोग कहते हैं आखिर क्या हुआ ब्रदर को। तो चेंग शाओ कहता है कि मास्टर प्लीज जल्दी कीजिए, मेरी इनकारनेशन और मेरा डिसाइपल दोनों ही खतरे में है। इतना कहते ही मास्टर शुआन-डू से लेकर निकल जाता है और दूसरी तरफ से मास्टर डुओ बाओ कहता है कि हम लोग भी मदद करने जाएंगे। ये कहने के बाद वो एक ट्रेजर के जरिए उन सब लोगों को टेलीपोर्ट करने की तैयारी करता है। उसके लिए वो फौरन से वहां पर एक डिवाइन टेलीपोर्टेशन कार्ड को अपीयर करता है तो वो सारे ही लोग उस कार्ड के ऊपर खड़े हो जाते हैं और मास्टर डुओ बाओ कहता है कि सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो फौरन से एक पोर्टल के अंदर चला जाता है और जाते हुए वो पीछे से अपने डिसाइपल्स को आवाज देता है कि सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम करना है और सब लोग ब्लड सी की तरफ जाओ और वहां पर जाकर हेवन वॉरियर्स की मदद करो, ये मेरा ऑर्डर है। और चेन टाओइज्म का मास्टर भी कहता है कि मेरे डिसाइपल्स अब तुम लोगों ने भी साथ मरना है और साथ जीना है। ये कहने के बाद वो सारे के सारे लोग फौरन से टावर ऑफ रीइंकार्नेशन से निकलकर सीधा ब्लड सी की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ जिंग को वो फौरन से उस स्पीयर को अपने पैर से रोकते हुए वापस पीछे थ्रो कर देता है। मगर वो बंदा जो कि उसके साथ फाइट कर रहा था वो अपना स्पीयर इतनी जोर से थ्रो करता है कि शाओ जिन वो इस मर्तबा उस स्पीयर को नहीं रोक पाता और जोर से जाकर जमीन पर गिरता है। वो स्पीयर उसे जमीन से घसीटते हुए लेकर जा रहा था जिसके बाद शाओ जिन वो बड़ी ही मुश्किल के साथ उस स्पीयर को अपने आप से दूर हटाता है और हम देखते हैं वहां पर एक अजूरा गर्ल होती है जो कि उन लोगों पर हमला कर रही थी। शाओ जिन फौरन से उस स्पीयर से निकलने के बाद अपने गोल्डन फीदर्स की बारिश कर देता है। ये देखते ही वो अजूरा गर्ल उसके अटैक से बचने के लिए अपने एक स्पिरिचुअल स्नेक को समन कर लेती है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा होता है और वो उस गोल्डन बर्ड के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तो शाओ जिन फौरन से वहां से दूर हटते हुए अपनी जान बचाता है मगर क्योंकि चेंग शाओ ने इसकी स्पीड को सील कर दिया था तो वो ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ नहीं उड़ पा रहा था और वो स्पिरिचुअल स्नेक उसे पकड़ लेता है जिसकी वजह से शाओ जिन काफी बुरी तरह से इंजर्ड होता है और सीधा नीचे गिरने वाला होता है। ये देखते ही वो अजूरा गर्ल उसी स्पीयर को लेकर सीधा उसे मारने के लिए आती है तो हमें दिखाया जाता है अचानक से वहां पर एक टाइची डायग्राम अपीयर होता है और वो उस स्पीयर को रोक कर वापस पीछे धकेल देता है जिसकी वजह से वो अजूरा गर्ल थोड़ी सी हर्ट होती है और हमें दिखाया जाता है मास्टर शुआन-डू वहां पर आ पहुंचता है। मास्टर शुआन-डू के आते ही शाओ जिन की जान में जान आ जाती है और दूसरी तरफ से वो अजूरा गर्ल मास्टर शुआन-डू को देखते ही वहां से भागकर दूर निकल जाती है मगर मास्टर शुआन-डू से पहचान जाता है कि ये तो अजूरा प्रिंसेस है और मास्टर डुओ बाओ भी वहां पर आ पहुंचता है मगर मास्टर शुआन-डू कहता है कि प्रॉब्लम रिजोल्व हो चुकी है, मैंने ब्रदर चेंग शाओ को हीलिंग एलेक्सियर दे दिया है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मगर सोचने वाली बात ये है कि वो लड़की जो कि चेंग शाओ को मारना चाहती थी उसके पास एक गॉड स्पीयर था। ये स्पीयर आज से हजारों साल पहले बनाया गया था। ये सुनकर वो शाओ सिस्टर्स कहती हैं कि अच्छा तो वो गॉड स्पीयर सिर्फ उस रेड लोटस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि फिर शूरा क्लान के पास और भी बहुत कुछ होगा जो कि वो लोग रेड लोटस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं और पता नहीं वो लोग उस रेड लोटस को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं। और फिर इमोर्टल टाई कहता है कि शूरा क्लान तो वो हमेशा से मिंग यूशी की बात मानता है और मिंग यूशी वो हमेशा से वेस्टर्न सेक्ट्स को विजिट करती रहती है। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न सेक्ट यानी कि शिफेंग टाओइज्म इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं मिला हुआ होगा। और इतने में फिर वहां पर फेरी यून शाओ भी आ जाती है और वो चेंग शाओ को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि मैंने सुना था कि तुम ब्लड सी में बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुए हो, मैं तुम्हें लेकर काफी परेशान थी तो इसीलिए मैं खुद में देखने के लिए चली आई हूँ। मगर चेंग शाओ कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरी एक पेपर इनकारनेशन ही डिस्ट्रॉय हुई है। वहां पर वो शाओ सिस्टर्स उसे इस तरह देखकर काफी हैरान होती हैं और उस पर हंस रही होती हैं जिस पर फिर यून शाओ ने जब गुस्से से देखती है तो वो दोनों ही बिल्कुल चुप हो जाती है।
मगर चेंग शाओ से बताता है कि मेरी इनकारनेशन और वो गोल्डन बर्ड दोनों ही इसी जगह के आसपास फिर रहे थे और हम लोगों पर यहीं पर ही हमला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेड लोटस यहाँ पर आसपास ही कहीं पे मौजूद होगा। ये बात सुनते ही जाओ गोंगमिंग की सीनियर सिस्टर कहती है कि अच्छा ऐसा है तो फिर हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो फौरन से उसे ढूंढते हैं और उन अजूरा एंसेस्टर्स की बैंड बजाते हैं। ये कहने के बाद वो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते हैं और रेड लोटस ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर चेंग शाओ भी उन लोगों के साथ चला जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो रेड ब्लड सी में आते हैं तो वहां पर उन लोगों को बहुत सारी जेली फिशेस दिखाई देती हैं जो कि रेड कलर की होती हैं और शाओ सिस्टर्स भी वहां पर उन जेली फिशेस को देखकर काफी खुश होती हैं। मगर वो उस रेड फ्यूम के बारे में कहती हैं कि ये कहां से आ रहा है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। उस फ्यूम को साफ करने के लिए और उन जेली फिशेस को देखने के लिए वो लोग फौरन से वहां पर अपने वेपन्स के साथ एक बहुत ही जोरदार अटैक करती हैं ताकि वो लोग उस फ्यूम को क्लियर करके सारा नजारा देख सके। मगर उन लोगों को दिखाई देता है कि वहां पर तो वो रेड लोटस मौजूद है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसे इतनी देर से ढूंढ रहे थे और ये यहाँ हमारे बीच में ही मौजूद था। और जब चेंग शाओ और बाकी सारे लोग वहां पर आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये रियल लोटस नहीं है, ये उसकी एक आफ्टर इमेज है, यानी कि उस रेड लोटस को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। मगर वो रेड लोटस के ट्रेसेस का पता लगाने के लिए फौरन से रेड पर्ल का इस्तेमाल करता है और उसके जरिए वो उस रेड लोटस को ट्रेस करता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। उसे पता चल जाता है कि वो रेड लोटस कहाँ ले जाया गया है, वो एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर कर्मा बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अजूरा प्रिंसेस, वो एक दूसरी अजूरा प्रिंसेस के जरिए अपने आप को हील कर रही होती है। जब वो पूरी तरह से रिकवर कर जाती है तो वो कहती है कि मैंने जैसा सोचा था ये लोग उससे भी काफी ज्यादा समझदार हैं, उन लोगों ने तकरीबन रेड लोटस को ढूंढ ही लिया था, मगर शुक्र है कि हम लोगों ने उसे पहले ही वहां से शिफ्ट कर दिया। और वो दूसरी प्रिंसेस कहती है कि अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि वो लोग बहुत जल्द उस अजूरा लोटस तक पहुंच जाएंगे। मगर वो प्रिंसेस कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हमें उनके लिए अब एक और जाल बिछाना होगा ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सकें और हमारा एंसेस्टर एक मर्तबा रीइंकार्नेट हो जाए, उसके बाद वो खुद ही उन लोगों को हैंडल कर लेगा। वो अपना वही गॉड स्पीयर अपनी सिस्टर को देती है और कहती है कि मेरी खातिर तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, मुझे फौरन से रेड लोटस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर जाना है, मेरे पास अपनी एक अजूरा स्वॉर्ड भी मौजूद है, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करना, हम लोगों को अब एक दूसरे का पूरा साथ देना है। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब चेंग शाओ अपने दोस्तों के साथ उस रेड लोटस को ट्रेस करते हुए एक जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीन फ्यूम फैला हुआ है, जिस पर उसे काफी हैरानी होती है और वो कहता है कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा धुंधली क्यों है और इतना ग्रीन फोक यहाँ पर कहां से आया है। मगर उसे दिखाई देता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा कर्मा एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है, जिस पर वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और कहता है कि वो रेड लोटस यहीं पे ही होना चाहिए, क्योंकि ये जगह सबसे ज्यादा कर्मा एनर्जी को इकट्ठा कर रही है। मगर वो एक बात पर हैरान होता है कि आखिर रेड लोटस यहाँ पर है तो फिर बाकी लोग यहाँ पर क्यों नहीं है। वो रेड लोटस तो अजूरास के लिए सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर है, उसे गार्ड करने के लिए यहाँ पे वो लोग होने चाहिए थे, मगर इसे गार्ड करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो शाओ सिस्टर जब वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक उसे कोई चीज नजर आती है, मगर जब वो सामने की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वो बिल्कुल अकेली रह गई है, जिस पर उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर डुओ बाओ वो भी इसी तरह ही एक जाल में फंस जाता है और वो भी जब सामने की तरफ देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, वो बिल्कुल अकेला रह गया था। इसी तरह वो सारे के सारे लोग बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और अपने दोस्तों से कहीं दूर जा पहुंचते हैं। चेंग शाओ भी इसी तरह इसी जाल में फंस जाता है और वो भी अपने दोस्तों से काफी दूर निकल आया था, जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसे वहां पर एक बहुत ही बड़ा और काफी खतरनाक इविल बीस्ट दिखाई देता है, जो कि उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तो वहां पर मास्टर श्वांडुआ पहुंचता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पास में ही मौजूद था, मुझे पता चला कि यहाँ पर एक इविल बीस्ट है तो मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। मास्टर श्वांडु वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि वो पानी से एक बहुत ही बड़ी लहर क्रिएट करता है। वो वेव इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो जायंट इविल बीस्ट उसमें बहकर वहां से कहीं दूर जा पहुंचता है। और चेंग शाओ मास्टर श्वांडु से कहता है कि लगता है कि शायद यहाँ पर किसी ने कोई इल्यूजन यूज किया है, हम लोग एक दूसरे से अचानक दूर चले आए हैं, मुझे इस इल्यूजन को तोड़ना होगा। वो फौरन से फिर यून शाओ से कांटेक्ट करता है तो फिर यून शाओ वो चेंग शाओ को
रिप्लाई करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें जल्द से जल्द इकट्ठा होना होगा वरना हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और वो चेंगशो से कहती है कि तुम्हें लिंगर का भी ख्याल रखना होगा। तो चेंगशो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम लोगों तक आ रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंगशो जब वो मास्टर श्वांडू की तरफ जा रहा होता है तो अचानक वो रुक सा जाता है और कहता है कि फिर यूनशाओ ने लिंगर का नाम क्यों लिया। उसे याद आता है कि वो एक मर्तबा लिंगर के साथ घूमने के लिए गई थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिंगर के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो कि वो यहाँ रहकर भी लिंगर की फिक्र करे। उसे समझ में आने लगा था कि ये भी एक इल्यूजन है। वो मास्टर श्वांडू की तरफ देखता है तो मास्टर श्वांडू भी उसे क्लियरली एक इविल दिखाई दे रहा होता है, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो अभी भी इल्यूजन के अंदर ही मौजूद है और इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए वो फौरन से अपनी एक हार्ट क्लियर टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए वो अपने माइंड और अपने हार्ट को क्लियर कर देता है ताकि वो इविलनेस से उस इल्यूजन से खुद को बाहर निकाल सके। और वो कहता है जब मैंने लुया को मार दिया था उसके बाद से मेरा हार्ट वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया था, मगर उसके बावजूद भी मैं इस इल्यूजन में फंस गया हूँ। मुझे पता भी नहीं चला कि कब इस इल्यूजन का हम पर अटैक हुआ और हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। ये मेथड जिसने भी ट्राई किया है ये मेथड काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर मेरे हार्ट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। मैंने वैसे भी फेरी यूनशाओ के उस लोटस के अंदर 12 साल गुजारे थे ताकि मैं अपने हार्ट को रीशेप कर सकूं। मेरा माइंड वो बिल्कुल वाटर की तरह क्लियर है। ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उस इल्यूजन को तोड़ देती है और चेंगशाओ को दिखाई देता है कि वो उस इल्यूजन डोमेन से बाहर आ रहा है और उसके सामने उसके अपने दोस्त मौजूद हैं, मगर वो सारे के सारे बेहोश पड़े हुए हैं। यहाँ उसे समझ में आता है कि वो लोग किसी इल्यूजन में नहीं थे बल्कि वो लोग गहरी नींद में चले गए थे और सारे लोग अचानक से बेहोश होने की वजह से ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे वो लोग अभी भी बिल्कुल जिंदा हैं और ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे उन लोगों को नींद नहीं आई बल्कि वो लोग अभी भी बिल्कुल वैसे ही उसी जगह चल फिर रहे हैं। चेंगशाओ वहां पर शाओ जिन को होश में लाने की कोशिश करता है और उसके मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, मगर उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता। ना ही शाओ जिन होश में आता है ना ही किसी और में कोई मूवमेंट हो रही थी। इतने में चेंगशाओ वो फेरी यूनशाओ के पास जाता है। फेरी यूनशाओ वो भी एक जगह बेहोश पड़ी हुई होती है। उसे देखकर चेंगशाओ वो उसके पास जाता है और उसके बालों को एक साइड पे करते हुए कहता है कि अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे फौरन से इन लोगों को होश में लाना होगा। उसे आइडिया आता है कि क्यों ना हेवन डाओ को ही इसके लिए यूज किया जाए, हो सकता है कि शायद वो कोई हेल्प करे। ये कहने के साथ वो हेवन डाओ से कहता है कि आपका बनाया हुआ लॉ बिल्कुल बेकार है और हम सब लोग आपके लॉ को नहीं मानते। अगर आप हमारी बात के खिलाफ हैं तो हमारे ऊपर लाइटनिंग गिराइए, मगर कुछ भी नहीं होता, कोई पनिशमेंट लाइटिंग नहीं आती। मगर चेंगशाओ वो फिर अकेला ही कहता है कि मुझे आपने जितनी भी मेरिट दी है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये कहने की ही देर थी कि उस पर एक जोरदार पनिशमेंट लाइटनिंग आकर गिरती है, जिस पर चेंगशाओ कहता है कि ये क्या, ये तो दोगलापन है।